Assalamu alaikum. My name is Ikra Javed. I have done graduation from Fatma Memorial Hospital College of Medicine and Dentistry. मैंने अपने ग्रेजुएशन पीरियड में एक गोल्ड मेडल हासिल किया था। उसके अलावा मैंने 5 सिल्वर मेडल्स हासिल किए हैं, 5 डिस्टिंक्शंस हैं मेरी। आजकल मैं PSRD में काम कर रही हूँ। इसके अलावा अल शाफी हॉस्पिटल में, जो कि लामा इकबाल टाउन में है, और मैं न्यू गार्डन टाउन में हसन सुलेमान मलिक पेडियाट्रिक्स के क्लिनिक पे काम कर रही हूँ। मैं स्पीच एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर के साथ डील करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मैंने जो डिसऑर्डर डील किया है, मैंने वो स्टैमरिंग डील किया है। इसके अलावा मैंने डिस्फेजिया पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, और इसके अलावा आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स और स्पीच डिले के साथ मेरा काफ़ी एक्सपोजर है। स्पीच डिले, आजकल स्पीच डिले का इशू बच्चों को बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्यों? बहुत ज़्यादा बच्चे अपनी उम्र के लिहाज से नहीं बोल रहे। अगर स्पीच माइलस्टोन की बात करूं, तो स्पीच माइलस्टोन में एक बच्चा जब पैदा होता है वो सारी आवाज़ें आपकी सुन रहा है, लेकिन 6 मंथ में वो एक्सप्रेस करता है बैबलिंग, यानी बा 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 मा 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 का, जिनका कोई मीनिंग नहीं। पहले साल में वो पहला लफ्ज़ बोलता है जिसका उसको मतलब भी पता है और वो क्या बोल रहा है। अगर वो मामा कह रहा है तो उसको ये चीज़ पता है कि वो मामा कह रहा है। इसके अलावा 15 मंथ में उसके पास तकरीबन 30 to 50 वर्ड्स होंगे। 2 इयर्स में उसके पास 200 to 300 वर्ड्स होंगे, और 3 इयर्स में 75% स्पीच जो है वो डेवलप हो चुकी होती है। अगर आपका बच्चा इन तमाम माइलस्टोन को अचीव नहीं कर पा रहा, यानी वो 3 साल की उम्र में 3 से 4 वर्ड के सेंटेंस नहीं बना पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा स्पीच डिले के साथ है। स्पीच डिले का इशू इस वजह से बहुत ज़्यादा आ रहा है कि मदर फादर दोनों वर्किंग है, कम बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ गया है, या इसके अलावा उसकी स्पीच डिले की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ज़्यादा इशू आता है स्टैमरिंग यानी हलकला कर बोलना, लफ्ज़ों को अटक कर लुकनत के साथ बोलना। जैसे मुझे पानी, इसमें जो है अगर हम अर्ली इंटरवेंशन करें तो हम इस डिसऑर्डर पे काबू पा सकते हैं। 80 to 90% हम इस डिसऑर्डर को कवर कर सकते हैं। स्पीच डिले की कॉजेज़ में हमारे पास बहुत सी वजूहात आ सकती हैं, जिनमें कुछ वजूहात मैं बयान करूँगी। अगर बच्चा अपने वक्त से पहले पैदा हो जाए, या बच्चा जब पैदा हुआ उसका वज़न कम है, या जब बच्चा पैदा हुआ और रोया नहीं, यानी डिले कराए। इसके अलावा हेयरिंग लॉस स्पीच डिले के साथ, अगर ये स्पीच डिसऑर्डर के साथ बहुत कॉमन है। आमतौर पर जब बच्चा पैदा होता है, अदर कंट्रीज़ में फ़ौरन एवेल्यूएशन कर ली जाती है, हेयरिंग स्क्रीनिंग कर ली जाती है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप अपने बच्चे पे नज़र रखें और हम हेयरिंग लॉस को जल्दी डिटेक्ट कर लें, तो हम जितनी ज़्यादा जल्दी उसकी अर्ली इंटरवेंशन करेंगे, उतना हम बच्चे के लिए जो नुकसानात आ रहे हैं, बच्चे की जो स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है, हम उनको उतना ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर इन्फेक्शंस में बच्चा कुछ आवाज़ों को सुन लेता है, कुछ ख़ास फ्रिक्वेंसीज़ की आवाज़ों को नहीं सुन पाता। इसके अलावा हमारे पास कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि बच्चा इतनी लफ्ज़ सुन ही नहीं पा रहा। एक रिसर्च के मुताबिक एक बच्चा अगर एक वर्ड को 3000 बार सुनेगा तो वो उस वर्ड को बोलेगा, यानी अगर रिसेप्टिव में 3000 टाइम उसके पास वर्ड होगा तो वो एक्सप्रेसिव में वो वर्ड बोलेगा। कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि बच्चा रिसेप्टिव में उतनी बार सुन ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से बच्चा बोलेगा ही नहीं। इसके अलावा हमारे पास एक वजह आ जाती है कि पुअर न्यूट्रिशन, बच्चे की खुराक अच्छी नहीं है, ओरल मोटर मसल्स वीक हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिले हो सकता है। अच्छा, स्पीच का मतलब है स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी समझने से पहले हम स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी को समझ लेते हैं। स्पीच का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ मीनिंगलेस साउंड। बच्चा अगर 6 माह का या उससे पहले पा 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 बा बा का
इस किस्म की साउंड्स बोल रहा है, उसको इसका मीनिंग नहीं पता, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इन मीनिंगलेस साउंड्स को कंबाइन करके वर्ड्स बनाएगा, वर्ड्स बना के और फ्रेजेस पे मूव करेगा, फ्रेजेस से सेंटेंस बनाएगा। ये और लैंग्वेज से मुराद, लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव। रिसेप्टिव आप बात को समझ रहे हैं और एक्सप्रेसिव आप बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब स्पीच डिसऑर्डर में, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी में कम्युनिकेशन डिसऑर्डर आ सकते हैं, यानी स्पीच से रिलेटेड डिसऑर्डर भी आ सकते हैं कि उसकी आवाज़ें ख़राब हैं, लाइक वो कैट को टैट बोल रहा है या टोपी को टोपी बोल रहा है, इस किस्म की साउंड्स ख़राब हो सकती हैं। इसके अलावा उसकी रिसेप्शन में मसला आ सकता है कि वो आपकी बात या कमांड को समझ ही नहीं पा रहा। लैंग्वेज डिसऑर्डर आ सकते हैं कि आप बच्चा बात एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन ही नहीं अचीव कर पा रहा। इसके अलावा हल्कलाहट यानी हल्कलाहट के इशू आ सकते हैं, यानी अटक अटक कर बात करना। इसके अलावा निगलने के मसाइल, स्पीच थेरेपी में निगलने के मसाइल आ सकते हैं कि अगर कोई बंदा कोई खाना खा रहा है, उसको चोकिंग हो रही है या उसको उथू चढ़ रहा है और या उसके मुंह से जो है खाना ड्रिपिंग कर रहा है या वो सही तरह से चबा ही नहीं पा रहा। व्हाट इज़ ऑटिज़म? ऑटिज़म से मुराद अगर बच्चा कम्युनिकेशन, दूसरे लोगों से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा, सोशलाइजेशन नहीं कर पा रहा या उसके रेपिटेटिव रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर हैं, तो ये हमें ऑटिज़म की तरफ इशारा करते हैं। कुछ साइंस हैं जिन्हें देखकर पेरेंट्स ये जज कर सकते हैं कि कहीं हमारा बच्चा ऑटिज़म की तरफ तो नहीं जा रहा है। जैसे अगर बच्चा हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, बार बार हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है या हेड बैगिंग कर रहा है, बार बार अपना सर मार रहा है, स्क्रीनिंग कर रहा है, पब्लिकली शोर मचा रहा है, स्पीच डिले है, या बच्चा अपने पाँव की उंगलियों में यानी टिप टॉप वॉक कर रहा है। इसके अलावा बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा, अगर उसको गाड़ी से खेल रहा है तो उससे सिर्फ एक ख़ास किस्म के टाइड्स में इंटरेस्ट है, यानी स्पिनिंग मूवमेंट्स में बच्चा खुद स्पिन मूवमेंट कर रहा है, बार बार घूम रहा है, या इस किस्म के कोई रिस्ट्रिक्टेड या रेपिटेटिव बिहेवियर हैं, तो आप स्पीच थेरेपी से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसको ऑटिज़म तो नहीं है। उसमें स्पीच थेरेपिस्ट देखेगा कि कहीं इन बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसीज चेक करेगा और ये आपका बच्चा कितने टाइम का रहा है वो मुकम्मल एवेल्यूएशन करेगा, असेस करेगा, तब ही आपके बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस किया जा सकता है। स्ट्रोक के बाद हमें मेजरली तीन तरह के डिसऑर्डर जो हैं वो देखने को मिलते हैं। डिस्फेजिया यानी निगलने में मसला होना, निगलने में मसले होना, अगर यानी स्ट्रोक के बाद पेशेंट खाना खाने की कोशिश कर रहा है, उसको या तो उसके नाक में खाना जा रहा है या उसकी सांस की नाली में खाना जा रहा है, या खाना खाने के बाद उसकी वेट गर्गली टाइप वॉइस आ रही है, या उससे चबाया ही नहीं चाह रहा, उसकी जुबान के उसके ओरल मोटर मसल्स वीक हो गए हैं, तो इसमें हमें इस डिसऑर्डर को हम डिस्फेजिया कहते हैं। स्ट्रोक के बाद हमें ये डिस्फेजिया मेजरली देखने को मिलता है। इसके अलावा एफेजिया में आपको रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव दोनों तरह का एफेजिया देखने को मिलता है। स्ट्रोक के बाद पेशेंट आपकी बात ही नहीं समझ रहा, कमांड ही नहीं फॉलो कर रहा, इसको हम रिसेप्टिव एफेजिया कहते हैं। और एक्सप्रेसिव एफेजिया में इंसान समझ तो रहा है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसको हम एक्सप्रेसिव एफेजिया कहते हैं। तीसरी टाइप का डिसऑर्डर डिसआर्थरिया, यानी वो समझ भी पा रहा है और एक्सप्रेस भी कर रहा है लेकिन अपनी बात सही से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा कि उसको ओरल मोटर मसल्स इतने ज़्यादा वीक है, उसका रिस्पायरेटरी पैटर्न ख़राब हो गया, उसका फोनेशन पैटर्न ख़राब हो गया, उसके मसल्स जो है वो एक तरफ को ड्रूप कर गए, राइट या लेफ्ट, तो हम इसको डिसआर्थरिया कहते हैं और हमें इसमें सिर्फ ओरल मोटर मसल्स पे काम करने की ज़रूरत पड़ती है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर समझने से पहले हम आर्टिकुलेशन समझ लेते हैं। आर्टिकुलेटर्स की मदद से, यानी मुंह के हिस्सों की मदद से, मुख्तलिफ पार्ट्स की मदद से, एक्टिव या पैसिव आर्टिकुलेटर्स की मदद से, एक्टिव जो मूव कर सकते हैं, पैसिव जो मूव नहीं कर सकते, इनकी मदद से आर्टिकुलेट करके किसी साउंड को प्रोड्यूस करना आर्टिकुलेशन कहलाता है। लाइक पा जब मैंने बोला तो मेरे दोनों होंठ मूव किए, तब मैंने एक मीनिंगलेस साउंड बनाई पा, जिसका कोई मतलब नहीं है। मीनिंगलेस साउंड कंबाइन करके वर्ड्स बनाती है, लाइक पार्क में PRK, ये तीन साउंड्स हैं जिन्होंने कंबाइन किया और मुझे एक मीनिंगफुल वर्ड दिया। अगर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, तकरीबन 4 साल की उम्र में बच्चों की सारी साउंड्स
जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है बच्चा तोतला बोलना शुरू कर देता है, यानी प्लेसमेंट को गलत लर्न कर लेता है, बच्चे से वो साउंड बोली ही नहीं जाती। लाइक वो टोपी को तोपी बोल रहा है, डॉग को गोग बोल रहा है, यानी डॉग में मैंने टिप ऑफ टंग और एल्व्यूलर रिज का यूज़ करना है, लेकिन वो उसको बैक साउंड से रिप्लेस कर रहा है, गॉग। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम स्पीच थेरेपी की तरफ जाते हैं। स्पीच थेरेपी में स्पीच थेरेपिस्ट आपको बच्चे को हर साउंड को सिस्टमेटिकली लेकर, सबसे पहले तो वो वैल्यूएशन करता है, उसके बाद सब साउंड्स को सिस्टमेटिकली लेकर चलता है और हर साउंड पे अलग अलग काम करता है। ये डिसऑर्डर 100% क्योरेबल है। स्पीच थेरेपी के बाद लोग बिल्कुल नॉर्मली ठीक तरह से बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपके बच्चे को स्पीच थेरेपी से कोई भी रिलेटेड इशू है, जितनी जल्दी उसको डायग्नोज किया जाए, जितनी जल्दी उसको दिखाया जाए, असेस किया जाए, प्रॉपर उसकी असेसमेंट की जाए कि मसला कहाँ पे आ रहा है, मसला किस वजह से आ रहा है, उतनी ज़्यादा उसकी अर्ली इंटरवेंशंस की जाती हैं और उतना ज़्यादा नुकसान को कम किया जाता है। मेरी सजेशन सब पेरेंट्स के लिए यही है कि अपने बच्चे पे नज़र रखें, उसके माइलस्टोन्स पे नज़र रखें कि कब आपका बच्चा पहला वर्ड बोल रहा है, कब आपके बच्चे ने पहला कदम रखा, कब आपके बच्चे ने वर्ड्स को कंबाइन करना शुरू किया, क्या आपका बच्चा कहीं आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर की तरफ तो नहीं जा रहा, स्टैमरिंग तो नहीं कर रहा। जितनी जल्दी डायग्नोज होगा उतनी जल्दी उसकी असेसमेंट होगी, उतनी जल्दी उसको डायग्नोज किया जाएगा, उतनी जल्दी उसकी अर्ली इंटरवेंशंस की जाएंगे और हम उसके नुकसानात पे काबू पा सकते हैं और हम उसकी लाइफ को उतना ही बेहतर बना सकते हैं।